गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 1 जुलाई है। आज हम 30 जून के जो आर्टिकल है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। अब से हम ऐसा करेंगे कि हम पीआईबी के जो आर्टिकल हैं उनको सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए हम ऑफ रखेंगे, क्योंकि क्या है कि अभी सार्थक सीरीज का काम चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 दिन यदि एक्स्ट्रा मुझे मिल जाए तो वो काम है थोड़ा जल्दी हो जाए। अभी इकोनॉमिक्स पे काम चल रहा है तो आपकी सार्थक सीरीज भी थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और क्या है कि आप पीआईबी पे थोड़ा कम भी ध्यान दे रहे हो। तो हालांकि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये है कि 2 दिन का यदि ब्रेक रहेगा तो आपको भी रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा और मेरे को भी थोड़ा वो नोट्स बनाने के अंदर टाइम मिल जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए क्या है कि हम 2 दिन ऑफ रखेंगे और मंडे को एक साथ में ही कवर कर लेंगे। वो 3 दिन का जो भी होगा वो एक साथ में हम कवर कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और उसके अलावा जो नोट्स बनाने वाली बात है, तो अभी क्या है कि इतना पजल्ड हो रखा हूँ इन चीज़ों के अंदर, तो वैसे तो मेरे को 10-15 मिनट ही लगेंगे नोट्स बनाने के अंदर, लेकिन आपके लिए थोड़ा प्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है उसके अंदर। तो इसलिए मेरे को मतलब ऐसे पजल्ड हो रखा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं करता हूँ कल परसों जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करता हूँ। दिन भर इसी चीज़ों में लगा लगा रहता हूँ, तो इसलिए क्या है टाइम नहीं मिल पाता। मैं करता हूँ कोशिश, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आपको यदि खुद से पीआईबी बैकग्राउंडर की या फिर इस तरीके से पीआईबी की जो न्यूज़ देखनी है, तो आप है ना सीधा सीधा पीआईबी जो प्रेस विज्ञप्ति, सभी प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं या ऑल प्रेस रिलीज होती हैं, उसके ऊपर जाओगे ना, तो वहां पे आपको सारी पीआईबी की जो भी आर्टिकल है आज के डेट के, तो वो आपको मिल जाएंगे। उससे पहले डेट के हैं तो वो भी मिल जाएंगे। किसी भी डेट के आपको देखने हैं वहां पे देख सकते हो। जैसे मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ तो उसके अंदर है ना, आप देख सकते हो कि उसमें आर्टिकल हैं तो उनको मेंशन कर रखा होता है। और यदि आप खुद से उनको पढ़ना चाहते हो तो वहां पे जाके आप है ना, जैसे आपको पहली बात तो पीवाईक्यू या फिर क्या क्या ट्रेंड रहा है वो सारी चीजें पता होना चाहिए, उसके बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हो। और कम से कम यदि आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा किया करो कि जिनके जिनके पास में टाइम है, वैसे तो मैं कवर करवाता ही हूँ, लेकिन जिनके पास में टाइम है वो ऐसा करो कि पीआईबी बैकग्राउंड की जो न्यूज़ें हैं उनको तो आप जरूर पढ़ लिया करो। हो सकता है 2-3 पॉइंट हैं वो मेरे से मिस हो गए हो, और आपके लिए मेंस के लिए, प्री के लिए तो लगभग करवा ही देता हूँ मैं, और मेंस के लिए यदि आपके लिए थोड़ा सा बाकी है तो वहां से आप कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत यदि रह जाता है तो। और उससे क्या है कि आपको थोड़ा पढ़ने की है ना एक फ्लो बन जाता है, चीज़ों को एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा आपको पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ यदि खुद खुद से देखना चाहते हो तो। ये कोई कमेंट किया था किसी ने, तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। ठीक है, बाकी तो मैं लगभग कवर करवा ही रहा हूँ। ठीक है, आज शुरू करते हैं फिर सेशन को। ये पहला आर्टिकल हूल दिवस से संबंधित है आज। हूल दिवस आपको पता होना चाहिए कि संथाल परगना था, वहां पे 1855 के अंदर जो दीकू थे उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। सिद्धो और कानो मुर्मू थे, फिर उनके बाद में उनके भाई और बहनें भी थी, वो सब थे। 1855 के अंदर ये आंदोलन था। और ये बंगाल और जो झारखंड का एरिया है वहां पे उस एरिया को संथाल परगना कहा जाता है। तो वहां पे ये आंदोलन चलाया था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1876 के अंदर जाके अंग्रेज इनके सामने झुक गए, और एक जो संथाल टेनेंसी एक्ट था, काश्तकारी अधिनियम था, संथाल काश्तकारी अधिनियम, तो ये लेके आए थे उसके बाद में। ठीक है, तो जो आज भी है ना, ये झारखंड वाले एरिया में संथाल वाला एरिया है तो वहां पे आज भी लागू है ये। ठीक है, तो उनको मतलब कुछ अधिकार दिए गए थे काश्तकारी से संबंधित। तो ये पहली बात तो ये सिर्फ आर्टिकल के अंदर इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ एक दो चीजें हैं वो मैंने डाली है इसमें, कि जैसे मतलब 1855 में हुआ था, झारखंड और बंगाल के अंदर है, सिद्ध और कानो मुर्मू है, ये इन्होंने मुख्य नेता थे। फिर उसके बाद में इनके भाई थे चांद और भैरव। उसके बाद में जो महिलाएं थी वो भी शामिल थी इसके अंदर, फूलो और जानो, ये बहनें थी इनकी, तो ये भी शामिल थी। ठीक है, तो 30 जून 1855 को क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोग आए थे, शामिल हुए थे। तो उसी दिन को है ना ये मतलब जो हूल दिवस है इस तरीके से मनाते हैं ये। तो ये दीकू हैं, दीकू जो मतलब बाहर से आते थे, जमींदार वगैरह, महाजन हो गए या ब्रिटिश हो गए, जो अन्याय और शोषण का विरोध करते थे, उनके खिलाफ, मतलब वो अन्याय करते थे इनके खिलाफ ना, विरोध के तौर पे ना इनको दीकू वगैरह, डाकू तरीके से ये कहा जाता था। और जल, जंगल और जमीन इनकी लड़ाई थी, तो इसके विरोध में ना इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, बस इसमें इतना ही देखना है। ये जीएस पेपर 1 का पार्ट है, ये तो आपको पता ही है। देखो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है, हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, तो यहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हो। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, धर्मेंद्र सर करवा रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ श्याम सर हैं वो करवा रहे हैं हिंदी लिटरेचर के लिए। तो आपको आंसर राइटिंग है, यदि दिक्कत हो रही है, छोटी मोटी भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप आंसर राइटिंग बिल्कुल शुरुआती दौर में भी हो, और आपने लगभग कुछ है कि मतलब एक बेसिक तरीके से आपने पढ़ लिया है, और फिर उसके बाद में आंसर राइटिंग आपको सीखनी है, तो आप यहाँ पे जाके हमारी ऐप पे जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो और कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो देखो अगला आर्टिकल है, ये एफसीआरए पोर्टल है, इससे संबंधित है, और एक ईओसीआई कार्ड है, इससे संबंधित है। एफसीआरए का मतलब आपको पता होना चाहिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है।
तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक एनजीओ है, तो वो कहता है कि हमें पैसा चाहिए, जैसे मतलब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें पढ़ाना है और इस तरीके से काम करने हैं, तो हमें पैसा चाहिए, तो वो क्या है कि फॉरेन फंडिंग लेता है। लेकिन उसी फॉरेन फंडिंग का क्या यूज़ है, वो अलग अलग गतिविधियां, जैसे मतलब देश विरोधी गतिविधियां हो गई, या फिर धर्मांतरण हो गया, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के अंदर वो लेना शुरू कर देता है। इसके लिए सरकार उसको रेगुलेट करने के लिए एक FCRA एक्ट लेके आई थी, ये 2010 के अंदर था। लेकिन अब इसके अंदर ये पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है कि उनको मान लो कि रिन्यू करवाना है अपना, जैसे मतलब उसके लिए एक टाइम पीरियड है कि 1 साल के अंदर है ना उनको रिन्यू करवाना पड़ता है एनजीओ को। तो ये यदि रिन्यू करवाना है और अब उनकी निगरानी वगैरह रखनी है, इस सब के लिए क्या है कि FCRA 2.0 पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है। उसके अलावा OCI कार्ड, जैसे OCI कार्ड धारक कौन से होते हैं, जैसे मतलब ओवरसीज सिटीजन होते हैं इंडिया के, और वो बिना वीज़ा के कई बार यहाँ पे आ जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे खेत वगैरह खरीदना, ये सब इनके लिए पॉसिबल नहीं है, कि मतलब सिर्फ है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, बाकी खेत वगैरह इस तरीके से इनके लिए नहीं है। OCI कार्ड धारक होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि उनको है ना कुछ साल बाद में उनको रिन्यू करवाना पड़ता था अपना कार्ड भी। लेकिन ये क्या है कि उनका फिजिकल जैसे पासपोर्ट टाइप में हो गया, तो वो भी होता था उनका, लेकिन वो कभी गुम हो गया, नहीं मिल रहा है, तो उस सब के लिए OCI कार्ड है, ये बना दिया है। ठीक है, तो उससे क्या है कि उनको फिजिकली है ना भौतिक तौर पे उनको लेके आने की उसकी जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल के अंदर ही आप दिखाओ और निकल जाओ। ठीक है, तो उनके लिए आसान बनाने के लिए दो चीजें हैं, ये शुरू की गई हैं। तो और देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो FCRA एक्ट है, पहली बात तो ये लगभग मैंने आपको बता दिया है। तो प्रमुख तकनीकी विशेषताएं हैं, जैसे मतलब आवेदन वगैरह करना या फिर नवीनीकरण करना है, फिर वार्षिक है ना डिजिटल तौर पे एंड टू एंड करना है, वार्षिक विवरणी जारी करनी है, इस तरीके से कोई भी चीजें हैं, मतलब आधार से प्रमाणित करना है, ये सारी चीजें इस पोर्टल के ऊपर है ना ये पॉसिबल हो जाएंगी। उसके बाद में एक डेटा सुरक्षा के लिए मेघराज है ना, मेघराज आपको पता है कि क्लाउड है, सरकार गवर्नमेंट क्लाउड है, तो उसमें ये स्टोर रहेंगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो इससे क्या है कि मतलब सुरक्षित तौर पे सुरक्षा मजबूत हो जाएगी, डाटा सिक्योरिटी है ये मजबूत रहेगी। उसके बाद में एकीकरण इंटीग्रेशन, मतलब इसमें पोर्टल है तो ये पैन आधार OCI जितने भी कार्ड हैं, तो ये सब है ना एक साथ में एकीकृत हो जाएंगे इससे। तो ये सारी चीजें हैं, ये FCRA 2.0 है, इसके ऊपर इतनी सारी सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, तो इनको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया रह जाएगा इससे कि FCRA 2.0 पोर्टल है, बस इतना पता होना चाहिए FCRA 2.0 है। ठीक, उसके बाद में प्रशासनिक और सुरक्षा प्रभाव, मतलब ये मेंस के लिए ये मिनिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो OCI कार्ड है, इसमें लक्षित लाभार्थी आपको पता है कि लगभग क्या है कि 50 लाख से ज्यादा है ना OCI कार्ड धारक हैं भारत के अंदर। तो उस उनको क्या है कि जैसे OCI कार्ड धारक की सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन उनके जो मतलब बदलाव अब क्या किया गया है कि 20 साल की यदि आयु हो जाती है ना, 20 साल से यदि कोई बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या है नया पासपोर्ट वगैरह बनता है। तो उन सब से बचने के लिए, मतलब बार बार है ना पासपोर्ट बना रहे हो, ये दिक्कतें हो रही हैं, तो उनको पुनः जारी करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब कार्ड धारकों को केवल पासपोर्ट जारी होने पर अपने विवरण ऑनलाइन अद्यतन, मतलब अपडेट ही करना होगा, जो ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा काम। उसके अलावा दस्तावेज खोने की कोई दिक्कत नहीं होगी, रियल टाइम है ना आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन के तौर पे ही, सुरक्षा बढ़ जाएगी, आवर्जन में तेजी होगी, मतलब उनको बीच में ना रुकने की जरूरत नहीं होगी। ये सारी चीजें हैं, ये OCI कार्ड है उससे संभव हो पाएगी। तो ये दो चीजें थी वो हमने देख ली हैं। इनके नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, दो चीजें लॉन्च की हैं, पॉइंट पॉइंट लिखो बस। उसके बाद में देखो अगला आर्टिकल है, ये खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956। इसके अंदर संशोधन के प्रस्ताव को ना मंजूरी दे दी है। अभी वैसे तो हम क्या है कि इसके आर्टिकल के बारे में आगे जाके काफी पढ़ने वाले हैं। और देखो आज पहली बार हुआ है कि जैसे हिंदी का आर्टिकल है तो वो पहले आए हैं और इंग्लिश के बाद में आए। लगभग हिंदी में ज्यादा आर्टिकल थे, इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर कम आर्टिकल थे, तो पहली बार हुआ है, तो इसलिए मैं आज इंग्लिश नहीं डाल पाया इसके अंदर। ठीक है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, मतलब KVIC है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्टेचुरी संस्था है, और इस एक्ट के तहत ये बनी हुई है। और ये मंत्रालय कौन सा होगा, सूक्ष्म और लघु, ये वाला होगा। आपको ये ऐसे लगेगा कि खादी है इस तरीके से, मतलब कृषि मंत्रालय या फिर कोई दूसरा मंत्रालय इस तरीके से होगा, लेकिन ये KVIC है, MSME मंत्रालय इसके तहत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ चेंज किए गए हैं, संशोधन है, तो ये प्रस्तावित ही है एक तरीके से, मतलब इसको पारित नहीं किया गया है, एक बार मंजूरी दी गई है। तो वैसे तो हम ऊपर ऊपर से देखेंगे कि मतलब इन इसके लिए कुछ सहूलियत वगैरह ऐसे कर दी है कि देखो पहली बात तो डेफिनेशन है तो उसको चेंज कर दिया है थोड़ा सा, कि है ना ग्रामीण क्षेत्र की जो डेफिनेशन थी, तो उसके अंदर है ना जैसे विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो डेफिनेशन है, तो उसके साथ में उसको अलाइन कर दिया गया है। ये ऊपर ऊपर से ही दे रखा है, डिटेल में हम जब आर्टिकल आएगा उसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो देखो KVIC है 1956 के अंदर, MSME मंत्रालय हो गया, KVIC है, KVIB है, तो मतलब कृषि राज्य खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है, ये हो गए।
तो इनके साथ में है ना माध्यम से लागू किया जाएगा इसको। फिर ग्रामीण क्षेत्र की नई परिभाषा है, तो मतलब न्यू डेफिनेशन ऑफ रूरल एरिया है, तो विकसित भारत जी राम जी है उसके साथ भी इसको अलाइन कर दिया गया है कि रूरल एरिया की डेफिनेशन है वैसे उसके अनुसार होगी, इसके अंदर डिटेल में नहीं दिया हुआ है। फिर पूंजी निवेश सीमा में वृद्धि, कि पूंजी निवेश की जो सीमा है, तो जो सूक्ष्म उद्योग है ना उनके बराबरी खादी उद्योग है, तो उन दोनों को बराबर कर दिया है कि उनकी सीमा है, तो उससे क्या है कि उनको फायदा मिलेगा जो खादी उद्योग वाले हैं उनको। तो माइक्रो एंटरप्राइज है उसके बराबर लागू कर दिया है कि निवेश की सीमा है तो यहां तक हो चुकी है। उसके बाद में संस्थागत सुधार मतलब प्रतिनिधित्व है, जैसे मतलब SC ST जो महिलाएं होगी इन सबको है ना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो बोर्ड है उसके अंदर ना इन सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, मतलब सबकी भागीदारी है वो सुनिश्चित हो गई है। उसके अलावा एक वित्तीय प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान जैसे मतलब बजट का आवंटन का उपयोग किया जाएगा, MSME मंत्रालय का जो बजटीय आवंटन है उसके अंदर यूज में लिया जाएगा। उसके अलावा से अलग से इसके अंदर कोई स्कीम वगैरह है ना इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं लॉन्च की गई है, ठीक है, ये बता रखा है इसके अंदर कि वित्तीय प्रावधान अलग से कुछ नहीं किया गया है। तो ये ऊपर ऊपर से ही आपको देखना था, डिटेल में आएगा तब हम इसको करेंगे, बाकी है ना आपको नोट्स के अंदर नहीं लिखना है ये, वैसे पॉलिटी का पार्ट है। तो राज्य अगला आर्टिकल देखो, ग्राम सभा में अल्प भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन, कि ग्राम सभाओं के अंदर ना मतलब किस तरीके से लोग हैं तो वो भागीदारी है वो अपनी कम दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं उसके ऊपर क्या है, नीति आयोग है तो उसकी एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग है इसकी रिपोर्ट आई है, और ये हमारे मेंस के लिए ही काम का है, प्री के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कि ग्राम सभा आपको पता है कि जो 18 साल से ज्यादा आयु के जो पंचायत के अंदर जितने मतदाता होते हैं वो सभी है ना ग्राम सभा के अंदर शामिल होते हैं, और उनकी जो मतलब भागीदारी है तो वो कम होती है, उसका कारण क्या है और उसको सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो यदि मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमारा इसको डायरेक्टली है ना ये जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको लिख सकते हैं हम। तो देख लेते हैं हम, वैसे इस आर्टिकल को मैं लास्ट में डालने वाला था लेकिन ठीक है ये अच्छा लगा मेरे को। वैसे तो देखो पहली बात तो है कि किस किस कारणों से है ना जो जन भागीदारी है ग्राम सभा के अंदर ना पार्टिसिपेशन है, मतलब लोग मीटिंग होती है तो उस टाइम पे सरपंच है तो वो बुलाता है लेकिन लोग आ नहीं पाते, तो क्या क्या कारण है कि नहीं आ पाते। पहली बात है आजीविका कारण रहता है उनका, और समय का दबाव, कि मतलब वो दैनिक कार्य हैं तो वो ना अपना करते करते रहते हैं, जैसे खेती वगैरह या फिर कोई दूसरे काम है तो वो करते हैं, तो इसकी वजह से वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या है कि 40 से 55% ना लोग हैं तो वो कृषि और मौसमी कार्य करते हैं, दैनिक कार्य का दबाव रहता है, और कृषि और मौसमी कार्य की वजह से ये कुछ लोग हैं। परसेंटेज याद नहीं रखना, सिर्फ आपको पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं कि आजीविका की वजह से नहीं आते, समय नहीं मिल पाता उनको। फिर उसके बाद में जागरूकता नहीं है उनके अंदर, लोग है ना ऐसे समझ नहीं पाते कि है ना ये ग्राम सभा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। उनकी सहभागिता की कमी रहती है कि मतलब जनता उदासीन रहती है कि है ना कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम जाएं या नहीं जाएं, तो जनता की उदासीनता रहती है, जागरूकता नहीं है, बैठकों को केवल औपचारिकता ऐसे सोचते हैं कि भाई औपचारिक बैठक है इसको जाने की जरूरत तो है नहीं। उसके बाद में शासन और संस्थागत मुद्दे, जैसे मतलब दृश्यमान परिणाम, कि उनको लगता है कि कोई आउटकम तो आने वाला है नहीं, यदि हम जाएंगे तो कोई आउटकम आने वाला नहीं है, तो इस वजह से नहीं जाते हैं वो लोग ग्राम सभा के अंदर। उसके बाद में पारदर्शिता का अभाव रहता है कि उनको लगता है कि ये पारदर्शी चीजें नहीं है, कि जो हम कहेंगे वो मानेंगे नहीं, और सब है सबको शामिल नहीं किया जाता, अलग अलग जो लोग हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, अलग अलग जो तबके के SC ST सब लोगों को शामिल नहीं करते, उनके अनुसार काम नहीं चलता, तो पारदर्शिता का भी अभाव रहता है। तो ये उनसे मतलब वोटिंग करवा के इस तरीके से उनको उनसे पता चला ये। तो पहुंच और अवसंरचना, मतलब कि कुछ लोग हैं तो वो दूरी की वजह से नहीं जा पाते, कि उनकी ग्राम सभा है तो वो दूर है थोड़ी, इसकी वजह से परिवहन का मुद्दा रहता है उनके लिए, कि बैठक है ना उनके लिए असुविधाजनक हो जाती है। फिर महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, कि महिलाएं हैं तो उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता इसलिए वो नहीं जाती हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये तो आपको है ना वो जनरल पॉइंट्स हैं, ये तो आप लिख ही सकोगे, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब उसको सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात तो है जागरूकता मिशन, कि मतलब आप उनके लिए एक जागरूकता मिशन वगैरह ये लेके आओ, ठीक है। दूसरा है अधिकार हैंडबुक, एक हैंडबुक जारी करो कि उनसे पता चले कि है ना ग्राम सभा की शक्तियां क्या है, उनकी प्रक्रियाएं क्या है, सबको है ना इससे नॉलेज हो, तो इससे जागरूकता वाले पॉइंट के अंदर ही आ जाएगा। वैसे तो मतलब ग्राम विकास डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये है ना ये मार्गदर्शिता लाओ कि है ना GPDP है तो उसके अंदर है ना हम किस तरीके से हमारे जो ग्राम पंचायत है उसका विकास करने वाले हैं, तो उनसे उनको समझ में आएगा कि हमारी ग्राम सभा है तो ये इसके पास में कितनी शक्तियां हैं। फिर घर घर संपर्क, घर घर जाके आप है ना नेटवर्क बनाओ, लोगों को अनिवार्य है ना आप घरेलू प्रेरणा दो। लचीली शेड्यूलिंग, कि मतलब शेड्यूल है ना उनको कामकाजी घंटे से बचने के लिए ना एक, कि भाई जो टाइम है उनका मान लो 8 से लेके सुबह 8 से लेके 6 बजे तक यदि वो कोई काम पे जाते हैं तो हो सकता है कि आप शाम को रख लो, फिर तो टाइमिंग को है ना थोड़ा सा शेड्यूलिंग अलग तरीके से करो। समावेशी मॉडल, मतलब महिला हो गई, महिला सभा अलग लेके आओ, वार्ड सभा अलग बनाओ, युवाओं को ना अलग अलग सभा बनाओ, सिर्फ है ना जरूरी नहीं है कि आप है ना जो ग्राम सभा है उसी को ही लेके आओ, इसके अलावा महिला सभा, वार्ड सभा, युवा सभा इस तरीके से भी है ना लाओ। तो ये नीति आयोग है, ये अपने जो मतलब रिकमेंडेशन है वो दे रहे हैं ये। तो जवाबदेही ढांचा,
मतलब एटीआर रिपोर्ट होती है तो उसका प्रकाशन करो आप, कि मतलब कार्यवाही है ना, कौन कौन सी कार्यवाही की गई है किस आदमी पे, तो वो है ना रिपोर्ट है वो जारी करो। प्रस्तावों को दृश्यमान समीक्षा वगैरह ऐसे करनी चाहिए। सूचना का प्रकटीकरण, कि नोटिस बोर्ड है या डिजिटल माध्यम है उसके द्वारा ना आप सबको बताओ कि भाई इस टाइम पे ये ग्राम सभा की बैठक होने वाली है, ये काम होंगे इसके अंदर। तो हर तरीके से है ना आप एक ग्रुप वगैरह बना सकते हो डिजिटल माध्यम से गांव का। फिर और एजेंडा वगैरह ये सब हो गया। विभागीय अभिसरण की बेहतर सेवा वितरण के लिए क्या है कि लाइन विभाग अधिकारियों को नियमित उपस्थिति के अधिकारी हैं, तो वही नहीं आ पाते तो इस ग्राम सभा के अंदर लोग कैसे आएंगे, आके देखते हैं कि अधिकारी आए नहीं है, हम अकेले बैठ के क्या करेंगे। तो उनकी है ना विभागों को आना जरूरी हो जाएगा, तो उनके लिए कुछ है प्रयास करो। सहभागिता प्रोत्साहन, की मतलब जो आदिवासी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, नागरिकों को यात्रा सहायता आप दो, कि यदि वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको यात्रा सहायता दो, कि आने पे ना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो उसके अलावा तकनीक का एकीकरण, जैसे डिजिटल अलर्ट लगा दो, फिर ई नोटिस जारी कर दो। हाइब्रिड भागीदारी, कि मतलब कुछ ऑनलाइन आ सकते हैं, कुछ ऑफलाइन भी भागीदारी ले सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें है ना, ये लगभग 10 पॉइंट है ये। तो ये आप है ना मेंस के अंदर बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो इससे, यदि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो उस पे। और मेरे को लगता है ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है यदि है ना यूपीएससी बनाना चाहे तो। देखो ये आर्टिकल है ना, ये सरस शक्ति, सरस शक्ति कॉफी टेबल बुक इस तरीके से ना, सरस शक्ति एक स्कीम है तो ये लॉन्च की गई है। जैसे कल हमने पढ़ा था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, और उसके अंदर एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पढ़ा था। इसके अंदर क्या है कि दो दो स्कीम हमने देखी थी। एक तो हमने देखा था लखपति दीदी योजना देखा था, फिर उसके बाद में एक और चीज देखी थी, एस सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो थी, शी लिप्स, हाँ सीलिप्स था ये। तो ये लखपति दीदी और सीलिप्स ये स्कीम हमने देखी थी। उसके साथ में ही अब आप इसको भी जोड़ सकते हो, जो सरस शक्ति है इसको भी आप है ना जोड़ सकते हो। कि जैसे मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उनको क्या है कि जो हम वो जो उत्पाद बनाते हैं तो उनको है ना मार्केट वगैरह नहीं मिल पाता, तो मार्केट तक उनके सामान को ले जाने के लिए, उनकी प्रदर्शनी लगाने के लिए, उनको मेले वगैरह वहां पे उनकी प्रदर्शनी लगानी, या फिर ना उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना, ये सारी चीजें है ना सरस शक्ति है तो इसके तहत भी की जाएंगी। तो ये सरस शक्ति है, उस चीज के अंदर आपने ना जो कल वाले नोट्स थे उसके अंदर आप जोड़ लेना इसको, ठीक है। और बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। देखो आपको पता होना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय ये एनआरएलएम है, तो 10 करोड़ से ज्यादा है ना महिलाएं हैं, तो ये इनको सहायता प्रदान कर रहा है, कि इतनी महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो 1999 के अंदर है ना सरस आजीविका है, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, एनआरएलएम को लॉन्च किया गया था, सॉरी। तो सरस शक्ति कलेक्शन, एक कॉफी टेबल बुक, ये सब है ना लॉन्च किया गया। ये कोई काम का नहीं है, मैंने आपको बता दिया ऊपर ऊपर से कि कहाँ पे जोड़ना है, बस उतना ही करना, ठीक, ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है। हाँ आप इसको देखो एक थोड़ा सा, देखो पंजाब के अंदर फुलकारी है, मतलब ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर है ना आपके काम आ सकता है। पश्मीना है, आपको पता है जम्मू कश्मीर का है। एक इक्कत है और तेलिया है वस्त्र, ये तेलंगाना के हैं, ये ध्यान रखना आप। बाकी तो हमें पता रहता है। और मिजोरम, मिजोरम का है पोंचेई, पोंचेई, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो ये दो चीजें हैं, ये आप याद रखना, ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर है ना पूछ सकता है कोई। बाकी तो नॉर्मल है ऊपर वाले तो ये भी नोट कर लेना साथ में। देखो ये आर्टिकल है, ये टीडीपी डीएसटी की, मतलब डीएसटी के अंदर ये संस्था है, तो इसने भारत की पहली संपर्क रहित प्रोग्रामेबल लोड मापन प्रणाली, इसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए ना एक कंपनी है प्योरट्रॉनिक्स। ये कंपनी है प्योरट्रॉनिक्स, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लिफ्ट वगैरह देखते हो या फिर क्रेन वगैरह देखते हो, तो लिफ्ट के अंदर है ना आप जाते हो, तो लिफ्ट के अंदर बैठते ही है ना आपको पता चलता है कि ज्यादा लोग आप चले गए, तो वो बीप बीप की आवाज आने लग जाती है। तो वो कैसे, उसका लोड वगैरह उसको कैसे पता चला, कि उसका क्या है ऊपर एक हैंगर या स्प्रिंग टाइप में इस तरीके से लगी रहती है, तो उससे है ना वो लोड वगैरह मेजर करता है। तो ये तो हो गया फिजिकल तरीके से है ना मापना होता था पहले। लेकिन क्या है कि वो स्प्रिंग वगैरह है ना वगैरह जो लंबे टाइम में है ना खराब हो जाएंगी, मतलब उसके अंदर जंग वगैरह लगना, उनको मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत होती है, ये सारी चीजें होती है उसके अंदर। लेकिन अब क्या है कि एक नई टेक्नोलॉजी है, जैसे पहली संपर्क रहित प्रोग्रामेबल लोड मापन, कि मतलब संपर्क नहीं करना होगा, दूर से है ना एक रेडियो वेव थ्रू या फिर ना सेंसर वगैरह होंगे, तो उसके थ्रू ना आप डाल के उसके ऊपर है ना नाप नाप सकते हो कि इसका वेट कितना है। तो ये जैसे लिफ्ट वगैरह हो गई, क्रेन वगैरह हो गई, इन सब के अंदर है ना ये प्रोग्रामेबल है ना जो वेट मेजरमेंट है, तो ये लागू किया जा सकता है। और ये कंपनी है तो प्योरट्रॉनिक्स, तो इसने बनाया है इसको, और ये स्वदेशी तरीके से है ना हमने बनाया है इसको। तो ये आत्मनिर्भर भारत वगैरह इस तरीके से इसको साथ में आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो इन चीजों को। तो देखो बस इसमें इतना ही याद रखना है, लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर होता है इसके अंदर, और कॉन्टेक्टलेस होता है, इसमें डिजिटल प्रोग्रामिंग होती है, कंपनी का नाम ये है, और चुंबकीय सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये काम कहाँ कहाँ आ सकता है, लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर्स के अंदर, क्रेन के अंदर,
ये जितने भी अपने वेट मेजरमेंट है, जो भारी वेट होते हैं उनको आप है ना वैसे मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ है ना एक सेंसर के थ्रू यदि मेजर किया जाए तो कितना अच्छा होगा, सोचो आप। तो होइस्ट हो गए, मशीनें हो गई, ठीक है, इस तरीके से जो फैक्ट्रियां हैं ऑटोमेटिक है ना, इन सबको बनाने के लिए जितनी भी चीजें हैं तो उसके अंदर इसका यूज में लिया जा सकता है। बस यही था। ये भी आपके एक लाइन के अंदर शॉर्ट नोट बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये आर्टिकल है, ये पृथ्वी पर 3 दशकों के सौर तूफानों के तापीय संकेतों और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान के लिए सुराग मिलते हैं। जैसे मतलब अभी वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने 29 साल तक है ना जो डेटा है तो उसका अध्ययन किया है अभी, जो मतलब अलग अलग जगह से जैसे नासा वगैरह यहाँ से ना उन्होंने डेटा एकत्रित किया है। और उन्होंने कहा है कि एक कोरोनल मास इजेक्शन होता है, कि मतलब कोरोना से मतलब सूर्य की कोरोना से है ना सोलर जो तरंगे टाइप में इस तरीके से जो गर्मी की भाप टाइप में इस तरीके से आती है, सौर तरंगे हैं, तो उसको है ना मतलब अध्ययन किया है। मान लो ये सूर्य है, ठीक है, तो ये सूर्य से निकलने वाली जो सौर फ्लेयर्स हैं ये पृथ्वी तक है ना पहुंचती हैं, और पहुंचती हैं, लेकिन इसको क्या है रोकने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे। पृथ्वी के बारे में मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, वैसे तो ये ध्रुवों पे रहता है, मैग्नेट्स इस तरीके से काम करती हैं और ये ऐसे रहेगा। तो ये क्या है, इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभी इन्होंने पूर्वानुमान लगाया है कि लगभग 45% जो गर्मी है मतलब सौर फ्लेयर्स हैं वो पृथ्वी के यहाँ तक है ना पहुंच सकती हैं, पहुंचने की संभावना रहती है। और लगभग 55% है तो वो तो क्या है अंतरिक्ष के अंदर जैसे मतलब ठंड रहती है तो उस वजह से है ना रुक जाएंगी ये सारी चीजें। लेकिन पृथ्वी तक है ना पहुंचने की संभावना रहती है इन सौर फ्लेयर्स की, और यदि ये पहुंच गई तो इससे क्या होगा कि जैसे सैटेलाइट वगैरह है तो वो नष्ट हो सकती हैं, पावर ग्रिड वगैरह है वो खत्म हो सकते हैं, इस तरीके से काफी नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की संभावना है, तो मौसम पूर्वानुमान है ये इन्होंने लगाया है। तो इसके अंदर और देख लेते हैं हम क्या है कि 29 सालों का हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में क्या है कि 3 सौर चक्र है ना उनका डेटा लिया है। 3 सौर चक्र मतलब 23, 24 और 25। सौर चक्र क्या है, 11 साल का सौर चक्र होता है, कि मतलब सूर्य है तो वो गर्मी से ठंडा होने के अंदर पूरा सौर चक्र है, तो वो 11 साल का होता है ये। उसके अंदर 23, 24 और 25, अभी क्या है 25वां सौर चक्र चल रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार, और ये 2019 के अंदर है ना सौर चक्र ये 25वां था, ये शुरू हुआ था। तो इसमें क्या है कि इसका डेटाबेस वगैरह यूज में लिया गया है। पहली बात तो ये 23, 24, 25 है वो सौर चक्र है उनका डेटा लिया है। फिर उसके बाद में नासा का ये ओमनी मिशन है, ठीक है, ओमनी डेटाबेस है तो यहाँ से भी है ना इन्होंने डेटा लिया है। उसके बाद में उष्मा गति की सक्रियता, मतलब मुख्य खोज क्या की है इन्होंने, कि मतलब पुरानी धारणा क्या थी कि कोरोनल मास इजेक्शन है तो उसका क्या है कि धीरे धीरे ना पृथ्वी तक आते आते वो ठंडा हो जाता था, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, कि मतलब ये फैलने के साथ है ना ठंडे हो जाते थे, लेकिन ये अध्ययन में दिखता है कि सौर तूफान में गर्म ही रहते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तापमान की मात्रा जैसे मतलब 45% है ना चुंबकीय इजेक्टा पृथ्वी के निकट यात्रा के दौरान भी गर्म होने होने के संकेत देती है, मतलब 40% है ना वो जो हीट है वो रहती है यहाँ पे, ठीक है, जो वहां से आई है, इजी वे में यही समझो आप। उसके बाद में चक्रों के अनुसार बदलाव, जैसे 23 चक्र है तो उसके अंदर ये ज्यादा था, ये सब है ठंडा होने लगा है, कुछ नहीं है, कि मतलब अलग अलग चक्र है तो उसके अंदर है ना मौसम अलग अलग रहता है, कोई टाइम पे ज्यादा गर्म रहता है, कोई टाइम पे ज्यादा ठंडा रहता है, ये कह रहा है ये। तो एक जैसा नहीं रहता है इसके अंदर। अब क्या है कि एक पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है, तो ये क्या है मापने का एक तरीका है कि जो सौर तूफान आ रहा है, सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं, तो उसका है ना कितना मतलब तापमान कितना है और दबाव कितना है, ये नापने के लिए ये इंडेक्स होती है, तो इसके अनुसार नापा जाता है। तो ये गणितीय पैमाना हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोशोक, बोशोक क्या होता है कि जैसे मतलब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर मैग्नेटिक ये है, और यहां से मान लो सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं, तो ये क्या है कि सोलर फ्लेयर्स को रोकने का काम करती हैं, और जैसे इनको वापस है ना परावर्तित कर देंगी, ये बाहर निकल जाएंगी, जो सोलर फ्लेयर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के और बाहर की तरफ वापस चली जाती हैं, तो उसी को ही बोशेक कहा जाता है, बोशोक। ये अंतरिक्ष में जगह जगह मतलब हवाएं चलती हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा के मुड़ जाती हैं, उसी को ही बोशोक कह दिया। उसके बाद में एलवन है, ये आपको पता होना चाहिए, लैग्रेंज पॉइंट होता है, ये मतलब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जो मतलब आदित्य एलवन मिशन है वो भी यहीं पे लॉन्च किया गया है, मतलब एक जीरो ग्रेविटी वाले है ना ऐसे पार्किंग की एक जगह होती है जिसपे हम ना सेटेलाइट वगैरह ये पार्क कर सकते हैं, और वहां पे ग्रेविटी मतलब कि सूर्य की ग्रेविटी और पृथ्वी की ग्रेविटी वो दोनों है ना एक जीरो हो जाती है वहां पे। तो इससे क्या है कि वहां पे उनको चक्कर लगाने की सेटेलाइट वगैरह है तो वो आसानी से है ना चक्कर लगा सकती है वहां पे। तो ये L1 पॉइंट है, तो वहां पे ना उनके सौर पवनों को सीधा मापन किया जाता है। अब पृथ्वी पे प्रभाव क्या होगा इसका कि भूचुंबकीय तूफान आने लग जाएंगे। देखो ये आप ध्यान रखना, ये वाला सेटेलाइट संचालन है इसमें नुकसान हो सकता है, जीपीएस पे प्रभाव पड़ सकता है, रेडियो संचार पे प्रभाव पड़ सकता है, जो हमारे विमानन क्षेत्र है, ठीक है, एयर एविएशन रूट है तो उस पे भी, और पावर ग्रिड पे, इन पे नुकसान हो सकता है। अब क्या है कि L1 मिशन है तो उसके साथ में ना इसको जोड़ा जाएगा, अब आगे अध्ययन और करने वाले हैं उससे संबंधित ये बता रखा है लास्ट में, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल है, ये कौशल चैंपियन
इनकी खोज से संबंधित है। ये कौशल चैंपियनशिप थी, इसके बारे में हम पहले आर्टिकल पढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना कौशल चैंपियनशिप है ना, वो अभी मतलब वैसे तो संघाई के अंदर होने वाली है, लेकिन उससे पहले तैयारी के लिए इंडियन टीम है तो वो है ना कौशल के लिए वहां पे गई हुई है। एक मतलब जैसे स्किल के लिए है ना, ये ओलंपिक टाइप में है, ऐसे मानो आप। और ये पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया है ना वहाँ पे तैयारी वगैरह इस तरीके से करने गए थे, उसके अंदर भी हमें कुछ मेडल वगैरह मिले हैं। और लेकिन अब क्या है कि संघाई के अंदर होने वाला है, उससे पहले 2 साल के अंदर ये होता है, 2 साल में होता है। इससे पहले ये संघाई के फ्रांस के अंदर हुआ था, और अब ये संघाई के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं, ये आप ध्यान रखनी है। और कौशल चैंपियनशिप है, ये इंडिया लेवल पर भी हो रही है अब। पहले के जैसे मतलब आप देखो कि पहले स्टेट के अंदर, क्रिकेट के अंदर आप देखते हो कि छोटे छोटे डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, फिर रणजी वगैरह इस तरीके से होती है, मतलब नेशनल लेवल होता है, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हो। तो इस तरीके से नीचे से क्या है कि स्किल वाले जो लोग हैं तो उनको चुना जाएगा, और फिर उसके बाद में उनको बाहर भेजा जाएगा। इसके लिए क्या है कि ये इंडिया लेवल पे भी है ना ये टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। तो देखो पहली बात तो ये है, एमएसडी मतलब एमएसएमई मंत्रालय ये हो गया, और एनएसडीसी ये इनका कार्यान्वयन कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, ये इनका कार्यान्वयन साझेदार है। ये दो लोग तो साथ में काम कर रहे हैं। और कहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा है? स्किल इंडिया डिजिटल हब है। यहाँ पे जाके है ना आप पंजीकरण करवा सकते हो, यदि आप भी स्किल आपके पास में अच्छा है तो आप भी है ना यहाँ पे जाके आपका पंजीकरण करा सकते हो। फिर उसके बाद में चयन कैसे होता है, मतलब जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, फिर राज्य पे होती है, फिर क्षेत्रीय होती है, फिर राष्ट्रीय स्तर पे है ना जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके विजेताओं को फिर है ना आगे भेजा जाएगा। उसके बाद में कौशल श्रेणियां है, मतलब 63 है ना इसके अंदर कौशल की श्रेणी है, जैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, निर्माण हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके अंदर है, ये अपने काम का नहीं है ज्यादा। ठीक है, फिर आर्थिक और सामाजिक महत्व, जैसे मतलब कौशल है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, डेमोग्राफिक हमारा डिविडेंड है तो उसके अंदर भी इसका फायदा है। तो ये मतलब ऐसी प्रतियोगिताएं हो रही है तो इनका फायदा तो होना ही है। तो आगे है कि पंजीकरण में वृद्धि, ये कोई काम का नहीं है। अब देखो वर्ल्ड स्किल 2024 हुआ था, ये फ्रांस के अंदर हुआ था, उसके अंदर भी हमने काफी मेडल वगैरह जीते थे, और हमने 13वीं रैंकिंग हासिल की थी उस टाइम पे। ये 2024 के अंदर हुआ था। अब 2026 के अंदर वापस होने वाला है। ठीक है, तो ये 2026 के अंदर कहाँ पे? संघाई के अंदर ये होने वाला है। अब इससे पहले हमने बात कर चुके हैं ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 के बारे में, पहले आर्टिकल कर चुके हैं हम। तो इसके अंदर क्या है कि 3 स्वर्ण और 1 रजत, और इस तरीके से हमें मिला था, कांस्य पदक मिला था। और इससे पहले एक और हुआ था वर्ल्ड स्किल 2024, नहीं ये एशिया वाला, एशिया के अंदर हमने 8वां स्थान प्राप्त किया था। इससे स्थान वगैरह है ये हमारे काम के नहीं है, यदि पीसीएस वगैरह के अंदर देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे इसमें हमारा काम आ सकता है, यदि इसके बारे में यदि आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये स्किल चैलेंज था। अब अगला है ये, इसमें जीसीसी नवाचार सम्मेलन, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर होते हैं, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, पहले क्या है कि बीपीओ होते थे। बीपीओ बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, तो मतलब ऐसे विदेशी कंपनियां होती थी, तो वो क्या है कि अपने कॉल सेंटर वगैरह या फिर उनको टाइपिंग वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम करवाने होते थे, तो भारत के अंदर या फिर ना दूसरे विकासशील देश होते थे, वहां पे ना ये बीपीओ की स्थापना करते थे। ये छोटे छोटे स्किल्स के लिए ना ये होता था, तो ये बीपीओ सेंटर स्थापित करते थे। अब क्या है कि ये जीसीसी सेंटर है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, इनकी स्थापना है ना अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो करनी शुरू कर दी है यहाँ पे भारत के अंदर भी। तो ये जीसीसी क्या होता है कि एक बड़े बड़े है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर गूगल हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो अपने एक छोटे सेंटर है ना यहाँ पे स्थापित करती हैं। और वहां पे है ना इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मतलब कोडिंग हो गया, R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे काम है। तो यहाँ पे ना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, तो वहाँ पे जो भारत के इंजीनियर वगैरह जो भी होते हैं ना, तो वो यहाँ पे ना जीसीसी के अंदर काम करते हैं। तो भारत के अंदर इनकी संख्या वगैरह वो ज़्यादा बढ़ गई है। और हम जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क टाइप में ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर बात की गई है। तो वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के बारे में ना इसको बता रखा है। तो पहली बात तो ये आपके मेंस के काम का है कि 2100 से अधिक है ना केंद्र हैं वो संचालित किए जा रहे हैं भारत के अंदर। 2100 से ज्यादा है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है वो स्थापित किए जा चुके हैं। और 100 अरब अमेरिकी डॉलर है ये ना राजस्व उत्पादित कर रहे हैं, मतलब भारत को राजस्व दे रहे हैं ये। तो अब देखो इसके अंदर 4 है ना सम्मेलन के 4 विषय टाइप में, इस तरीके से थीम टाइप में बनाई गई थी। इसमें देखो पहली बात तो है स्कूल लेवल पे, पहले छोटे लेवल पे, फिर थोड़ा बड़े लेवल पे, फिर उससे बड़े लेवल पे, और सबसे बड़े लेवल पे, ये 4 है ना ये थीम टाइप में ऐसे बना रखी है इन्होंने। कि मतलब स्कूल लेवल पे आपको पता है अटल टिंकरिंग लैब होती है। ठीक है, स्कूल लेवल पे मतलब इकोसिस्टम स्टार्टअप वगैरह इस तरीके से ना यदि आप सीखना चाहते हो तो अटल टिंकरिंग लैब होती है। फिर उसके बाद में इसको क्या है फ्रांस के साथ में भी आपने देखा कि फ्रांस के स्कूलों के अंदर इसको है ना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में
अगला है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। यदि कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, अपना कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाह रहा है, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है। उसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, मतलब तकनीकी जो समझ है तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, वित्तीय सहायता, मार्केट तक पहुंच, ये सारी चीजें ना उनको सहायता दी जाती है। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। और ये कम्युनिटी बेस्ड होंगे तो इनको अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर इस तरीके से कह देंगे हम। फिर उसके बाद में जैसे आप हिंदी में देख लो, इधर मत इसलिए हटाऊं कि हिंदी में भी साथ में देख सकते हो। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन इनिशिएटिव, ये क्या है कि इसका है AACSES, अटल एक्सेलरेशन सेंटर फॉर स्केल अप स्टार्टअप। कि मतलब स्टार्टअप है वो थोड़ा ऊपर के लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन उसको और स्केल अप करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उसका मार्केट बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या है कि ये चीज है, इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन इनिशिएटिव शुरू किया है सरकार ने। तो ये हो गया 1 2 3। और चौथा क्या है कि STPI है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया। फिर संयुक्त एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म, इस तरीके से जो बड़े इस लेवल पे यदि कोई काम करना चाह रहा है, स्टार्टअप वगैरह अच्छा करना चाह रहा है, तो उसके लिए तो इस तरीके से चार है ना एक स्टेप दी गई हैं कि ना छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक किस तरीके से सरकार है तो सहायता सहायता ना जो मतलब इंक्यूबेशन वगैरह स्टार्टअप को कैसे सहायता दे रही है, तो उससे संबंधित ये बता रखा है। ठीक है, तो बस आपको एक इसके अंदर नोट नहीं करा, सिर्फ हाईलाइट हाईलाइट जो चीजें थी ना, जैसे मतलब ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, और ये वाली चीज लिखनी है मेंस के लिए बस। ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब स्टूडेंट के लिए एक क्रेडिट सिस्टम है, तो उससे संबंधित, और अपार आईडी इससे संबंधित है। पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है आज, क्या है 3 पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है। तो ये थोड़ी लंबा हो सकता है आर्टिकल, तो ना मतलब जो सेशन है लंबा हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। देखो अपार आईडी है, तो ये क्या है कि 12 अंकों की है ना एक स्टूडेंट आईडी होती है। और ये क्रेडिट जो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, तो ये एक स्टूडेंट का एक क्रेडिट होता है कि जिसके अंदर क्या है कि उसको जैसे मतलब 1200 है ना घंटे एक एक साल के अंदर है ना वो कर सकता है अपनी तैयारी। फिर उसके बाद में 1 घंटे का उसको है ना मतलब 3 घंटे का 30 घंटे का एक क्रेडिट मिलता है। तो इस तरीके से साल के अंदर वो 40 क्रेडिट है ना बना सकता है अपने। तो ये क्रेडिट सिस्टम है, तो ये किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें ना इस आर्टिकल के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये क्रेडिट सिस्टम है ना, मतलब ये जितने भी अपार आईडी है, ये क्रेडिट सिस्टम है, ये यूजीसी है ना ये रेगुलेट करता है। और ये अपार आईडी है, 1 स्टूडेंट 1 आईडी होती है एक तरीके से। तो 12 अंकों की आईडी होती है, मतलब स्कूल से लेके आप है ना ऊपर हायर एजुकेशन तक जाते हो तो सारी जगह है ना ये एक ही आईडी रहेगी आपके, है ना एक डेटाबेस रहेगा उसके अंदर आपके है ना जितने भी है ना आपने पढ़ाई की है वो सारी ऐड रहेगी। अब ये डिजी लॉकर है, इसके माध्यम से ना इसको एक स्थान पे है ना इसको सेव कर लिया जाता है। अब कार्यप्रणाली क्या होती है इसके अंदर, जैसे मतलब डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब 1 साल तक यदि कोई पढ़ाई कर रहा है तो डिप्लोमा वगैरह मिल जाता है। फिर उसको यदि छोड़ देता है तो वो 7 साल के अंदर आके वापस पढ़ाई करना चाहता है। मान लो उसकी घर की सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ी गड़बड़ चल रही है, या फिर ना वो सही से है ना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको स्किल ट्रेनिंग वगैरह इस तरफ भेज दिया गया है, तो उसके लिए अलग है ना क्रेडिट सिस्टम है वो लॉन्च किए जाते हैं। वो क्रेडिट सिस्टम है ना वो इसी के तहत ही है, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसको है ना लागू किया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इन सबको लागू किया गया है। अब क्या है कि बच्चा है तो वो क्या है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है ना वो कर सकता है, कि कभी भी आ सकता है पढ़ाई करने के लिए। यदि उसको वापस है ना ये है कि भाई उसकी फैमिली सिचुएशन या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो वो अच्छा नहीं है, तो वो वहां पे जा सकता है, तो वापस आ सकता है। तो सर्टिफिकेट है तो ये मिलता है यदि, हाँ सॉरी, देखो 1 ही साल यदि उसने पढ़ाई की है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल है या 4 साल है तो उस टाइम पे उसको डिग्री मिलने का प्रावधान है। यदि वो बीच में छोड़ के चला जाता है और 7 साल के अंदर यदि वो वापस आ जाता है तो उसको वापस है ना मिल जाता है, मतलब वापस से वो शुरू कर सकता है, सुरक्षित रहेगा उसके लिए। फिर अकादमिक गतिशीलता की, एक कॉलेज के अंदर है ना उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है और वो दूसरी कॉलेज के अंदर ट्रांसफर चाहता है, तो उसके लिए भी ना उनकी क्रेडिट वगैरह है ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। तो एक स्वयं पोर्टल है, उससे एकीकरण कर दिया गया है कि मतलब आपको डायरेक्टली कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप 40% तक जो अपना काम है या पाठ्यक्रम है तो वो स्वयं पोर्टल है, वहां पे आप ना लॉग इन करके और आप वहां से पढ़ सकते हो। तो 40% तक ना क्रेडिट है तो वो स्वयं पोर्टल से ही मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कागज रहित और सुलभ व्यवस्था, ये मतलब इसके अंदर कागज वगैरह ये सब ना चीजें नहीं होंगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पे पंजीकरण कर सकते हो, यदि आपको है ना कॉलेज के अंदर इस तरीके से एडमिशन वगैरह ये सब लेने हैं तो आप है ना कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप कर सकते हो। दूर दराज पहाड़ी वाले इलाके हैं तो उनके लिए क्या है कि यदि वो 13 से 30 साल तक के है ना वो लोग हैं और अपने वहां पे जाके कॉमन सर्विस सेंटर या कॉलेज वगैरह इसके अंदर जाना चाहते हैं, तो ये क्या है हवाई किराए का 10% है ना ये गवर्नमेंट देती है इनका, विशेष यात्रा। फिर NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिजिटल प्रमाण पत्र ये जितनी भी चीजें होती है ना वो सुरक्षित रहती हैं। ये NAD है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना उसके आधार पे है ना इसको सुरक्षित रखा जाता है, कि मतलब इसके डेटा वगैरह है ना वो मतलब कोई गड़बड़ ना कर दे।
तो भारत प्रमाणन चयन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका यूज में लिया जाता है। अब क्या है कि ये एक्ट है हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, तो इसके तहत ना इसका पालन किया जाता है, ये हो गया। फिर इसको ध्यान कौन रखता है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है, ये इसकी है ना कोई छेड़छाड़ वगैरह ना कर दे, तो उसके लिए ये ध्यान रखती है। ठीक है, बस यही है। तो अगला आर्टिकल है हमारा, देखो ये आर्टिकल है, ये जीएसटी के 9 साल हो गए, इससे संबंधित है। देखो जीएसटी है वो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, आपको ना उसके अंदर डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, और जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसके अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो हमें ज्यादा देखने की जरूरत है। आपको इकोनॉमी में यदि आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब रिवाइज करेंगे। देखो 17 अलग अलग ना टैक्स थे, उसको है ना 13 करोड़ के अंदर इन्होंने बांट दिया, बस इतना दे रखा है। और शराब है, उसके अलावा जैसे पेट्रोल डीजल है, तो शराब को तो हर जगह बैन कर ही रखा है, मतलब कि जीएसटी के अंदर ना शामिल नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा जीएसटी मतलब टैक्स है तो वो राज्य भी लगा सकते हैं, राज्य ही लगाएंगे। उसके अलावा पेट्रोल डीजल, ये ऐसी 5 चीजें कमोडिटी हैं, तो उसको भी ना इसके अंदर शामिल किया गया है कि भाई है ना वो भी है ना राज्य अपने आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, ये आपको पता है कि सेंट्रल वाला अलग रखेगा, राज्य वाला अलग रखेगा। फिर आईजीएसटी है, तो ये एकीकृत हो गया, तो इनके दाम है वो एसजीएसटी इनके दुगने होंगे। फिर उसके बाद में 50-50% है, देखो जीएसटीएन है ना, जीएसटीएन नेटवर्क है, तो इसके अंदर राज्य और केंद्रों की जो भागीदारी है वो 50-50 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 500, अभी जो 2.0 है, जीएसटी 2.0 है, तो वो आया है, तो उसके अंदर क्या है कि 5%, 18% दो ही स्लैब के अंदर कर दिया है। और उसके अलावा कोई जैसे सिन गुड वगैरह होते हैं, जैसे टबैको वगैरह, शराब वगैरह, ये सारी चीजें हैं, तो उनके लिए क्या है कि 40% है ना लगाते हैं हम टैक्स। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की मतलब पहले क्या होता था कि कच्चा माल है ना वो ज्यादा महंगा होता था, और तैयार माल है तो वो सस्ता होता था। कच्चे माल को है ना, जैसे हैंडीक्राफ्ट वाले ये है ना कच्चे माल से अपना सामान बनाते हैं, तो कच्चा माल यदि महंगा ना हो तो उसके लिए क्या है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। तो पहले ये थी, तो उसको ना सुधार कर दिया गया है कि अब है ना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, कच्चा माल है तो वो सस्ता ही रखेंगे हम। ठीक है, तो इससे फुटवियर वाले ये छोटे जो अस्तित्व वाला है उनको सुधार मिले, मतलब उनको हेल्प मिलेगी। अब पंजीकरण सीमा, पंजीकरण सीमा क्या है कि जैसे मतलब पहले 40 लाख थी, मतलब 20 लाख थी, उससे बढ़ा के 40 लाख कर दिया है। कंपोजिशन स्कीम होती है एक, जो मतलब छोटे उद्यमी है तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम होती है, उनको मतलब टाइमली है ना वो जीएसटी वगैरह भी है ना पे करने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए क्या है 1.5 करोड़ रुपए है ना ये सीमा बढ़ा दी है, पहले कम थी, 75 लाख ही थी। और क्यूआरएमपी है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट योजना। तो इसके अंदर भी क्या है कि जैसे मतलब 5 करोड़ रुपए हैं, तो यहां तक कर दिया कि मतलब आप है ना त्रैमासिक तौर पे तो रिटर्न करो, रिटर्न दाखिल करो। रिटर्न ये छोटे जो व्यापारी होते हैं वो रिटर्न है ना टाइमली यदि करेंगे तो सीए वगैरह रखना पड़ता है, ये टाइम ज्यादा लगता है इसके लिए। तो क्या है कि ये क्वार्टरली आप है ना रिटर्न भरो, और मासिक तौर पर आना आप पे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ई कॉमर्स वगैरह है, तो यदि कोई छोटे व्यापारी हैं तो अपने अमेजन फ्लिपकार्ट पे है ना अपने राज्य के अंदर यदि अपना सामान बेचना चाह रहे हैं तो उन पे है ना ये टैक्स वगैरह ये सब है ना जीएसटी वगैरह ये नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब प्रक्रियात्मक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हो रहे हैं वो आप है ना देख लेना इसके अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उससे संबंधित आर्टिकल है, तो उसमें देख लेते हैं। देखो इसके अंदर मेनली क्या है कि 4 घटक हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो एक तो देखो एआईबीपी है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम, बेनिफिट प्रोग्राम, एक तो एआईबीपी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी। और इसके ना 4 मेन पार्ट हैं, यदि मेंस के अंदर लिखने को आए तो आप 4 पार्ट लिखोगे, प्री के अंदर आए तो भी है ना आपको ध्यान रखना है ये 4 पार्ट है। लेकिन अब इनमें से एक पार्ट है तो उसको है ना जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसमें समझने वाली चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ना इतना ये कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कि मतलब सिंचाई कार्यक्रम है, तो इस पे ना ध्यान केंद्रित करने के लिए ये योजना है। और ये इसका ना जो 4 पॉइंट है इसके अंदर, जो 4 पार्ट है उसमें सबसे बड़ी योजना यही है। फिर उसके बाद में इसकी उप योजना है ये MCA, मतलब ये कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट, ये है MCAD, ये इसी का ही सब पार्ट है। ये थोड़ा 25-26 के अंदर है ना सरकार ने शुरू किया था इसको। जो मतलब कमांड एरिया है, जो मतलब नहर वगैरह इस तरीके से जाती है तो उनको थोड़ा पक्का करना, इस तरीके से मतलब कि कोई छोटी छोटी है ना गलतियां ना हो वहां पे है ना, जहाँ पे हमें पहुंचाना है पानी वहीं पहुंचे नहरों के थ्रू। तो उस सब के लिए क्या है ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इसके तहत ये शुरू किया गया है, एआईबीपी के तहत ही है ये। फिर हर खेत को पानी है कि हर खेत तक है ना पानी पहुंचे, इसमें ये हो गया। फिर तीसरा है वाटरशेड मैनेजमेंट, ये 3 पॉइंट तो ये हो गए, एआईबीपी, हर खेत को पानी, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये 3 तो ये हो गए। वाटरशेड मतलब आपको आप समझते ही हो, जो जल पुनर्भरण जल संभर योजना होती है उसके अंदर होता है कि जैसे मतलब पहाड़ों से इस तरीके से पानी आता है तो आप उसको इकट्ठा करके रखो, तो ये जल ग्रहण क्षेत्र है तो उनके माध्यम से ये हो गया कि आप बांध वगैरह इस तरीके से बना के कर सकते हो। फिर चौथा है, चौथा पार्ट है
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब ये सूक्ष्म सिंचाई है तो उससे संबंधित है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये पहले क्या है कि 2021-22 तक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ही था, मतलब जो हमारा ये राष्ट्रीय कृषि विकास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके तहत था। और अब ये क्या है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, RKVY कहते हैं इसको शॉर्ट में, तो उसके तहत आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ड्रिप वगैरह, फुहारे वगैरह, इससे ना सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए है। ये चौथा पार्ट है, ये अब इसके अंदर शामिल नहीं है। अब इसके अंदर 3 ही शामिल है। किसके अंदर? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। ठीक है, अब जैसे सूक्ष्म सिंचाई के लिए क्या है कि नाबार्ड के तहत ना एक सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बना रखा है सरकार ने। फिर PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, तो इसके लिए क्या है कि सब्सिडी वगैरह दी जाती है। जो छोटे किसान है उनको 55%, और बड़े किसान है जो मतलब थोड़े से और बड़े हैं, जो मतलब स्मॉल और मीडियम के अंदर नहीं आते, तो उसके लिए जैसे मतलब 2 हेक्टेयर जिनकी है ना उनसे कम है, तो उनके लिए तो 55% है, बाकियों के लिए 45% ही है। तो ये है सकारात्मक प्रभाव वगैरह, ये कोई काम के नहीं है हमारे। ठीक है, अब देखो जयपुर के अंदर क्या है कि ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये शुरू होने वाला है। और ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जयपुर के अंदर होगा, उस टाइम पे वो पुरस्कार वगैरह वो दिए जाएंगे। ई गवर्नेंस के ना पुरस्कार हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको वापस देखेंगे। अब ये छोटी सी न्यूज आई है, मतलब अब कल है ना अच्छे से न्यूज आने वाली है हमारे, जो हम कल आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब आज की न्यूज के अंदर। तो भजन लाल शर्मा है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया है, वो सब है। तो इसके अंदर ना ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना, ये हम कल देखेंगे इसके बारे में अच्छे से। और कल वाले का आंसर है A और B, ये देख लेना आप। और ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करना। FCRA से संबंधित है, EOCI कार्ड है, और 2 मेंस के अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको जरूर सॉल्व करना आप, लिखना आप। ठीक है, खुद से। चलो आज सेशन खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।